अरे भाई, आज चलो अमेरिकी पोस्ट एपोकैलिप्टिक थ्रिलर फिल्म वैनिशिंग ऑन 7th स्ट्रीट के बारे में बात करते हैं। स्पॉयलर्स आगे हैं, ध्यान रखना। फिल्म की शुरुआत एक थिएटर में होती है जहां दर्शक एक फिल्म में डूबे हुए हैं। पॉल, जो प्रोजेक्शनिस्ट है, दूसरे कमरे से प्रोजेक्शंस को मैनेज कर रहा है। अंधेरे सिनेमा हॉल में उसकी नजर के लिए हेडलैम्प मददगार होता है। एक किताबों के शौकीन पॉल अक्सर काम के दौरान किताबों में खो जाता है। वो द लॉस्ट कॉलोनी ऑफ रोनोके के बारे में पढ़ता है, जहां के लोग रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते हैं। जैसे ही वह कंट्रोल पैनल को सेट करता है, थिएटर में अंधेरा छा जाता है। उसके हेडलैम्प की रोशनी में वह थिएटर में आगे बढ़ता है। हैरानी की बात यह कि जो कमरा पहले भीड़ से भरा था, अब वो पूरी तरह से खाली है। जैसे ही वह बाहर निकलता है, हॉलवे की लाइटें टिमटिमाने लगती हैं। अजीब बात है, गलियारा कपड़ों और पॉपकॉर्न से अटा पड़ा है, जैसे सब लोग एक पल में गायब हो गए हों। वो गलियारे में तेजी से भागता है, साथियों को चिल्लाते हुए। एक हैरान सुरक्षाकर्मी टॉर्च लिए जवाब देता है। वे मिलकर परिसर की तलाशी लेते हैं। गार्ड को अंधेरे में एक शख्स नजर आता है, लेकिन उसकी टॉर्च बीच रास्ते में ही फेल हो जाती है। पॉल जब मुड़ता है तो गार्ड गायब हो चुका होता है, सिर्फ कपड़े पड़े रह जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ नर्स रोजमेरी को भी हॉस्पिटल में ऐसा ही एक डरावना सीन दिखाई देता है। अंधेरे से घिरे उस अस्पताल में अकेली उसकी टॉर्च खाली गलियारों को उजागर करती है। ऑपरेशन थिएटर में एक मरीज बिना किसी देखभाल के पड़ा है, ऑपरेशन के बीच का चीरा अधूरा। अचानक अंधेरा छा जाता है और मरीज गायब हो जाता है। घबराई हुई रोजमेरी अपने बच्चे मैनी को ढूंढने लगती है। अगली सुबह टीवी रिपोर्टर ल्यूक राइडर को अपने साथी के गायब होने का पता चलता है। वो अपने बिस्तर के पास रखी मोमबत्तियां बुझा देता है। शायद यही वजह है कि वो बाकियों की तरह गायब नहीं हुआ। ल्यूक को पता चलता है कि उसका फोन डेड है और बिजली चली गई है। वो कपड़े पहनकर बाहर निकलता है और सड़कों पर छोड़ी गई कारों और कपड़ों का ढेर देखता है। उलझन में वो चारों तरफ देखता है और पास में एक प्लेन क्रैश देखता है। समझ नहीं आ रहा कि क्या करे। वो काम पर जल्दी जाता है और वहां भी ऐसा ही नजारा पाता है। उसकी नजर से छुपा एक परछाई उसका पीछा कर रही होती है। अपने ऑफिस में ल्यूक को बिजली नहीं और फोन भी काम नहीं करते मिलते। जब वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक फोटो को देख रहा होता है तो बाहर एक परछाई उसकी नजर पकड़ लेती है। ल्यूक के जाने के बाद अंधेरा फोटो को घेर लेता है। गायब होने के 72 घंटे बाद ल्यूक सड़क पर एक कार स्टार्ट करने की कोशिश करता है। तभी अचानक एक आदमी खिड़की पर जोर से दस्तक देता है, मदद के लिए गिड़गिड़ाते हुए। उसका लाइटर काम नहीं कर रहा। ल्यूक ने दरवाजे बंद कर दिए और छाया ने उस आदमी को निगल लिया। कुछ ही सेकंड में वो आदमी गायब हो गया, सिर्फ कपड़े छोड़कर। उस आदमी के अंत को देखने के बाद ल्यूक ने काम करने वाली कार ढूंढनी शुरू कर दी। पास की एक लड़की टॉर्च लेकर उसे देख रही है, बिना उसकी नजर पड़े। उसे एक कार मिलती है जिसके हेडलाइट्स चालू हैं, लेकिन वो स्टार्ट नहीं होती। फिर उसे पास में एक जगमगाता पब दिखता है। अंदर जाकर वो देखता है कि वहाँ कोई नहीं है। बार के फर्श पर कपड़े बिखरे पड़े हैं। वो अपने नसों को शांत करने के लिए एक ड्रिंक डालता है। पावर सोर्स की तलाश में वो बेसमेंट की ओर बढ़ता है। एक बैकअप जनरेटर जगह को रोशन करता है, लेकिन उसका ईंधन लगभग खत्म हो चुका है। अचानक जेम्स नाम का एक लड़का उसकी तरफ राइफल तान देता है। जेम्स ल्यूक से टॉर्च गिराने की मांग करता है और उसे ऊपर ले जाता है। अजनबी से डरा हुआ जेम्स ल्यूक के उसे नुकसान न पहुंचाने के वादे से आश्वस्त हो जाता है। जेम्स गन नीचे कर लेता है और खुद का परिचय देता है। वो पब मालिक का बेटा है। वो और उसकी मां शुरुआती गायब होने से बच गए थे। उसकी मां मदद के लिए पास के चर्च चली गई है, जेम्स को इंतजार करते छोड़कर। ल्यूक बच्चे को सच बताता है। सुबह के 11 बजे भी बाहर अंधेरा है। पहली गायबगी के बाद से धूप कम ही निकलती है, देर से आती है और जल्दी चली जाती है। कुछ दिनों में धूप गायब हो जाएगी और जेम्स की मां के वापस आने की उम्मीदें भी धुंधली पड़ने लगी हैं। जेम्स को ये मानने से इनकार है। वो उसके लिए इंतजार करने की कसम खाता है। ल्यूक जेम्स को बचने के लिए अपने साथ चलने के लिए जोर देता है, लेकिन जेम्स अपने फैसले पर अड़ा रहता है। बाद में नर्स रोजमेरी पब में धड़धड़ाती हुई आती है, अपने बच्चे मैनी को बेताबी से ढूंढते हुए। वो उन दोनों पर मैनी को ले जाने का आरोप लगाती है और उसे वापस करने की मांग करती है। फिर वो अपने पागलपन में उन्हें बंदूक से धमकाती है। एक गोली चलाने के बाद ही वो शांत होती है। पास में प्रोजेक्शनिस्ट पॉल अंधेरी सड़कों पर भटकता है। वो लगभग अंधेरे का शिकार हो जाता है, लेकिन रोशनी वाले बस स्टॉप पर शरण पाकर बच जाता है। फिर भी वो बुरी तरह से घायल है और हिल भी नहीं सकता। पब में वापस जेम्स रोजमेरी को शांत करता है और उसे पानी पिलाता है। वो कहती है कि वो अपने 9 महीने के बेटे मैनी को ढूंढ रही है। एक फ्लैशबैक में रोजमेरी को हॉस्पिटल में स्मोक ब्रेक पर दिखाया गया है।
अचानक अंधेरा छा गया और फिर कार के टकराने की आवाज आई। उसकी लाइटर ने उसे अंधेरे से बचा लिया। वो रात बच गई और अगली सुबह घर लौट आई। घर पर उसने पाया कि पालना खाली था, उसका बच्चा गायब था। फिलहाल रोजमेरी अपने बैग से ग्लो स्टिक्स निकालकर दिखाती है, जो उसका सर्वाइवल टूल है, बस जैसे तैसे गुजारा करने के लिए। बाहर से एक चीख सुनाई देती है जो उनकी बातचीत में खलल डालती है। वे बचे हुए लोगों को ढूंढने पर बहस करते हैं। ल्यूक हिचकिचाता है, लेकिन बाकी लोग उसे उस इंसान को बचाने के लिए जोर देते हैं। तो ल्यूक को बस स्टॉप पर घायल पॉल मिलता है। एक आते हुए साय से फुसफुसाहट की आवाजें उन तक पहुंचती हैं। ल्यूक अपनी जान जोखिम में डालकर पॉल को पब तक खींचकर ले जाता है। रोजमेरी पॉल के घावों की देखभाल करती है। बाद में जागने के बाद पॉल ने अपना हाल सुनाया। पॉल ने बताया कि उसका हेडलैम्प ने सब कुछ होने के बाद उसे सुरक्षित रखा। हालांकि जब वो थोड़ी देर के लिए फेल हो गया तो किसी ने उसके सिर पर वार कर दिया। फिर छायाओं ने उसे घेर लिया और उसे अंधकार में खींच लिया। उसके कानों में फुसफुसाहट भर गई, जिससे वो मदद के लिए गिड़गिड़ाने लगा। ठीक उसी वक्त उसका हेडलैम्प फिर से जल उठा और वो सड़कों पर वापस आ गया। पॉल एक बस स्टॉप की ओर चल पड़ा, जहां ल्यूक ने आखिरकार उसे ढूंढ निकाला। जब उसके हमलावर के बारे में पूछा गया तो पॉल ने कोई शारीरिक आकृति या चेहरा नहीं बताया, सिर्फ एक परछाई का जिक्र किया। रोजमेरी ने अपने कैथोलिक विश्वास का हवाला देते हुए कहा कि उनका परित्याग दैवीय सजा था। ल्यूक ने दैवीय न्याय के खिलाफ तर्क दिया, ये कहते हुए कि वे ऐसी नियति के हकदार नहीं थे। जब लाइटें फिर से झपकी तो वे बैकअप जनरेटर की जांच के लिए नीचे उतरे। मरम्मत के दौरान पॉल ने रोआनोक की खोई हुई कॉलोनी पर एक किताब से ज्ञान साझा किया। उसने बताया कि कैसे 1587 में रोआनोकी के लोग रातों रात बिना किसी निशान के गायब हो गए। ये गायब होना तभी नोटिस किया गया जब एक सप्लाई शिप आई, जहां क्रू ने पाया कि द्वीप सुनसान पड़ा है। सभी सामान, जिसमें खाना और जानवर शामिल थे, बिना छेड़े ही पड़े थे। केवल एक फेंस पर खुदा हुआ शब्द क्रोटोन ही उनके जाने का संकेत था। ल्यूक ने इसके मतलब के बारे में सवाल किया, लेकिन पॉल ने माना कि ये एक रहस्य था। गुस्से में पॉल ने जनरेटर को लात मारी और खुद को चोटिल कर लिया। फिर दूसरों ने उसे रिकवर करने के लिए पूल टेबल पर लेटा दिया। रोजमेरी ने ल्यूक को उसकी चोट के लिए बर्फ लाने को कहा। रास्ते में ल्यूक को अपने आखिरी ऑफिस विजिट की याद आई। वहां स्टूडियो में उसे आखिरी न्यूज ब्रॉडकास्ट मिला। रिपोर्ट के बीच में एंकर गायब हो गया। उसके बाद शिकागो का लाइव फीड आया। एक वक्ता ने सुरक्षा के लिए लगातार रोशनी पर जोर दिया। उसने चेतावनी दी कि अंधेरा किसी भी रूप में बदलकर बेखबर को फंसा सकता है, और सलाह दी कि सिर्फ रोशनी पर भरोसा करो। इसी बीच ल्यूक ने भागने की एक योजना बनाई। शिकागो पहुंचने से उन्हें बचे हुए लोगों के साथ मिलकर अगला कदम सोचने का मौका मिल सकता था। वो पहले देखे हुए काम करने वाले ट्रक को याद करता है और ग्रुप को सुझाव देता है कि उन्हें गाड़ी वापस लेनी चाहिए। जनरेटर के फेल होने के खतरे को देखते हुए वे गाड़ी स्टार्ट करने और वहां से निकलने का फैसला करते हैं। रोजमेरी को योजना पर शक है। उसे लगता है कि उनकी इस स्थिति के पीछे कोई वजह है। ल्यूक उसे इसके साथ चलने के लिए मना लेता है। वे सहमत हैं कि जेम्स पॉल के साथ रुकेगा, जबकि रोजमेरी और ल्यूक वाहन लेने जाएंगे। फिर रोजमेरी और ल्यूक ट्रक तक पहुंचते हैं और उसे पब की ओर धकेलना शुरू कर देते हैं। इसी बीच पॉल जेम्स से उसकी जिंदगी के बारे में तरह तरह के सवाल पूछता है। जैसे जैसे पॉल की हालत खराब होती है, जेम्स उसे होश में रहने के लिए कहता है। पॉल जेम्स से उसका पसंदीदा गाना बजाने को कहता है। जेम्स बार को जीवंत और भीड़-भाड़ वाला सोचकर उस ख्याल में थोड़ी सुकून पाता है। वो असलियत में तब लौटता है जब पॉल पानी मांगता है। जेम्स सिंक की तरफ जाता है, लेकिन लाइटें टिमटिमाकर बंद हो जाती हैं। वहीं ल्यूक और रोजमेरी ट्रक को धकेलने से थोड़ा रुक जाते हैं। ल्यूक शिकागो की अपनी पूर्व पत्नी अन्ना के बारे में कुछ किस्से सुनाता है। उनकी बातचीत में एक दूर से आती हुई लड़की जो मशाल लिए हुए है दखल देती है। वही लड़की है जिसने ल्यूक को सड़क पर देखा था। वे पास आते हैं, लेकिन वो भाग जाती है। ल्यूक पीछे जाता है और लगभग अंधेरे में खो जाता है, लेकिन ट्रक की हेडलाइट ने आखिरी पल में उसे बचा लिया। बाद में पॉल उठता है, जेम्स को ढूंढने निकलता है, लेकिन फर्श पर सिर्फ उसके कपड़े पड़े मिलते हैं। वो बेसमेंट में जाता है और वहां एक चमकीले सुरंग का दरवाजा खोज लेता है। अंदर जेम्स को ढूंढते हुए उसे कोई रास्ता नहीं मिलता। लाइटें अपने आप मध्यम हो जाती हैं और छायाएं जल्दी ही उसे घेर लेती हैं। फिर पता चलता है कि पॉल के कपड़े पूल टेबल पर पड़े हैं। उसकी सुरंग तक की यात्रा बस एक सपना था। पूल टेबल पर बेहोश पॉल को छायाओं ने उठा लिया। जेम्स वापस आया तो पॉल को गायब पाया। इसी बीच ल्यूक और रोजमेरी की टॉर्च काम करना बंद करने लगी। तुरंत ल्यूक रोशनी के लिए ईंधन जलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पास लाइटर नहीं है। वे किसी भी रोशनी के स्रोत की तलाश में पास के अस्पताल की ओर जाते हैं।
वहां ल्यूक एक माचिस और कपड़े का इस्तेमाल करके आग लगाता है। रोजमेरी ईंधन के रूप में इस्तेमाल करने के लिए रगड़ने वाली अल्कोहल की तलाश करती है। रास्ते में उसे एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है और वह एक स्ट्रीट लाइट के नीचे एक स्ट्रॉलर देखती है, ये न जानते हुए कि यह एक छाया का चारा है। रोजमेरी स्ट्रॉलर के पास जाती है। वह स्ट्रॉलर को खाली पाती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। छायाएं उसे ले जाती हैं। अकेला ल्यूक ट्रक के साथ पब तक वापस आने में कामयाब हो जाता है। वो जेम्स के साथ फिर से मिलता है और वे शिकागो की तरफ कार से जाने की तैयारी करते हैं। ल्यूक बैकअप जनरेटर का इस्तेमाल करके इंजन स्टार्ट करता है और वे निकल पड़ते हैं। जल्दी ही उन्हें एक चर्च के ठीक सामने एक हादसा दिखाई देता है। जेम्स जोर देकर कहता है कि वो अंदर जाकर अपनी मां को ढूंढेगा। ल्यूक की चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए जेम्स चर्च में घुस जाता है। उसी पल ल्यूक को एक सड़क के संकेत पर क्रोएटोन लिखा हुआ दिखाई देता है। वह छायाओं के जेम्स तक पहुंचने से ठीक पहले उसे बचाने के लिए दौड़ पड़ता है। ल्यूक जेम्स को वापस आने के लिए कहता है, लेकिन उसकी बात फिर से अनसुनी कर दी जाती है। जेम्स को लगता है कि उसकी मां पास ही है, उसने उसकी आवाज सुनी है। उसे पता नहीं कि ये सिर्फ एक छाया का जाल है। अचानक कार के हेडलाइट्स बंद हो जाते हैं और ल्यूक गायब हो जाता है। अब जेम्स ही एकमात्र बचा हुआ है। वो चर्च की मोमबत्तियों के बीच बैठा है, जबकि वे धीरे धीरे बुझती जा रही हैं। अगली सुबह होती है। हैरानी की बात यह है कि जेम्स रात बचा लेता है, अपनी पुरानी जगह पर सोया हुआ। छोटी लड़की उसके पास आती है और अपना नाम बताती है, -ब्रियाना। वो जेम्स को अपनी सोलर फ्लैशलाइट दिखाती है, जो उसके बचने की चाबी है। बाद में वे चर्च से बाहर निकलते हैं और सड़क पर एक घोड़ा देखते हैं। वे घोड़े पर चढ़ जाते हैं। माना जाता है कि सुरक्षा की ओर बढ़ते हैं। जब सूरज ढलने लगता है तो ल्यूक, रोजमेरी और पॉल की छाया बच्चों पर नजर रखती है। फिल्म का अंत ब्रियाना और जेम्स की आगे की यात्रा के साथ होता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, नोटिफिकेशन ऑन करके और हमारे वीडियोस को लाइक करके सपोर्ट करो। तुम्हारा सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। देखने के लिए धन्यवाद।